हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आप लोग देख सकते हैं सत्र 2025-26 का है। ऐसे ही मॉडल पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो करना क्या है, ऐसे ही मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करते रहना है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक आप लोगों का पूरा 70 अंक का है। तो ये जो आप लोगों के 5 से 6 निर्देश दिए, इनको आप लोगों को पढ़ लेना है। सेम चीज़ रहती है। ऐसे ही मॉडल पेपर आप लोगों के 26-27 के भी मिलेंगे, तो उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए इस प्रकार आप लोग ये पॉइंट वाइज देख लेंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और प्रश्न पत्र 2 खंडों में हमेशा विभाजित होता है, खंड आ तथा खंड वा। और जो कि आप लोगों का खंड आ में बहुविकल्पी 20 अंक के 20 बहुविकल्पी होते हैं, तो इनको सॉल्व करना है। बाकी का आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा में होता है। तो ये पॉइंट आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब आप लोगों के खंड आ यहाँ से शुरू होते हैं, जो कि 1 अंक इनके लिए निर्धारित होता है और क्वेश्चन के सामने ही उसके अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कुछ इस प्रकार से दिया है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, यानी मतलब कब हुआ। ये 4 विकल्प हैं और इनमें से जो भी सही हो उसको आप लोग अपनी OMR सीट पर भरेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1943 में या 1951 में या 1959 में या 1979 में, इनमें से कौन सा इसका प्रकाशन वर्ष है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सही विकल्प होगा ना, वो हो जाएगा 1951, यानी मतलब बी नंबर करेक्ट आंसर है। 1951 में आप लोगों का दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था और 1943 में आप लोगों का पहला हुआ था और 1959 में, कब, 1959 में तीसरा, यानी मतलब ये तीनों डेट हैं जो कि अलग अलग दशक में प्रकाशित हुए थे। चलिए अब इसके बाद दूसरा नंबर है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है, उर्वशी, पल्लव, साकेत, कमायनी, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत की रचना जो है वो पल्लव है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद युग की जो मुख्य विशेषता है वो कौन सी है। प्राकृतिक का मानवीकरण है, युद्धों का वर्णन है, यथार्थ चित्रण है, भक्ति की प्रधानता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो तीसरे का आप लोगों का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक का मानवीकरण छायावादी युग की मुख्य विशेषता है, तो ये आप लोगों का सही विकल्प है। चलिए अब इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है। तो मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है। यहाँ पर आप लोगों के 4 युग है, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग और भारतेंदु युग। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ए नंबर इसका भी करेक्ट होगा। इसका मैं आप लोगों को स्पष्टीकरण बता देता हूं, क्योंकि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में युग के प्रमुख कवि बने हैं, तो इसलिए आप लोगों का यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। तो जो केशव हैं कवि, उनको कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इन 4 विकल्पों में से आप लोग उसी को भरिएगा जो भी सही हो। तो 5वें का सही विकल्प है ए नंबर करेक्ट आंसर है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में है, कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं। यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि आया हुआ है कि अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। तो अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है। आप लोगों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार ये आप लोगों के एग्जाम में आ भी चुका है। तो चलिए पहले का आप लोगों 6वें का आप लोगों को जो सही विकल्प होगा वो ए नंबर हो जाएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल न होके यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कि इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। यह मानव वैज्ञानिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इलाचंद जोशी की कहानियों का जो विषय है वो आप लोगों का मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सन यहाँ पर जो 1018 से 1936 ईस्वी का समय दिया हुआ है, तो ये आप लोगों का मिस टाइपिंग है, यहाँ पर 1918 होना चाहिए। तो 1918 से 1936 का समय जो आप लोगों का है वो किस युग का है। प्रेमचंद युग का है, शुक्ल युग का है, या प्रसाद युग का है, या उपयुक्त सभी का है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो आप लोगों का डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों का विकल्प दिया है, मैला आंचल किसकी रचना है। तो जो पहले में सही मिलान करेंगे, मैला आंचल ये किसके द्वारा रचित है, चित्रलेखा किसकी रचना है, उसने कहा था किसकी रचना है, कफन किसकी रचना है। तो इनको आप लोग मिला लेंगे, जिनमें सही बैठता हो उसी को आप लोगों को टिक करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ जो सही आंसर होगा 9वें का वो हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर। क्योंकि ए नंबर इसलिए हो जाएगा कि मैला आंचल किसकी है, फणेश्वर नाथ रेड्डी की है,
और ये उसने कहा था, तो ये आप लोगों का भगवती चरण शर्मा की हो जाएगी, कफन मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी। तो इनमें से सही आंसर आप लोगों का ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद आप लोगों का 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपन्यास है, तो निम्नलिखित में से उपन्यास कौन कौन सा है। यहाँ आप लोगों के 4 विकल्प है, इनमें से मिलान करना है कि उपन्यास कौन है, कहानी कौन है। तो यहाँ स्पष्ट होता है आप लोगों का कि कफन तो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, बाकी ये सारी सभी उपन्यास है, बाकी ये सारे रचनाएं जो दिए हो ये सभी उपन्यास है, केवल ये आप लोगों की कफन कहानी है, इसलिए यहाँ आप लोगों का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आप लोगों का हिंदी व्याकरण शुरू होता है कि करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है कौन सा होगा, रति, हास्य, शोक, निर्वेद। इनमें से विकल्प जो सही होगा 11वें का ना, वो बिल्कुल भी काफ़ी इजी है, क्योंकि करुण रस का जो स्थायी भाव होगा वो हो जाएगा सी नंबर शोक। तो यहाँ पर आप लोगों का सी नंबर बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। 12वां नंबर है कि सोहत ओढ़े पित पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, या तो ऐसे भी कह सकता है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ 4 अलंकार है, इनमें से आप लोगों को पहचानना है। तो पहचानेंगे कैसे, मैंने कई बार बताया कि जैसे मानो जानो जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पर आप लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर मानो शब्द आया हुआ है, जैसे मानो नीलमणि, ये मानो शब्द आया, इसलिए आप लोगों का बी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है कि यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं, किस छंद का लक्षण है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस छंद का लक्षण होगा। तो 13वें का आप लोगों का सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का बी नंबर, रोला छंद का ये लक्षण होता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रहार शब्द में किस प्रकार का प्रयोग किया गया है। प्रहार शब्द है उसमें किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है, कौन से उपसर्ग का उपयोग किया गया है, प्र का, आ का, नीर का या पर का। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ आप लोगों का ए नंबर करेक्ट आंसर है। अब ये क्यों करेक्ट आंसर है, क्योंकि शब्द प्र, उपसर्ग और हार मूल शब्द के मेल से बनता है, इसलिए आप लोगों का ए नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए अब ये 15वां नंबर क्वेश्चन है कि पंच तत्व में कौन सा समास है। तो पंच तत्व में कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। इनमें से कौन सा समास होगा। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाच्य विशेष हो वह द्विगु समास कहलाता है। पंच तत्व का विग्रह 5 तत्वों के समाग्रह से होता है, इसलिए आप लोगों का कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर 15वें का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी नंबर, इसलिए आप लोगों का ये द्विगु समास है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के जो आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो 8 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, पहला आप लोगों का विधानवाचक वाक्य, विषेदवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय आदिबोधक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक, संदेशवाचक, इस प्रकार टोटल मिला के लास्ट में होता है आप लोगों का संकेतवाचक। तो टोटल 8 होते हैं। तो यहाँ आप लोगों का सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, 8 होते हैं। चलिए अब इसके बाद 17वां नंबर क्वेश्चन है कि आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का जो तत्सम रूप होगा वो अश्रु होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर है। अब 18वां नंबर क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य के में प्रधानता होती है। तो जो कर्मवाच्य है उसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता या भाव की प्रधानता या कर्म की प्रधानता या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्मवाच्य में प्रधानता जो होती है 18वें का वो सही हो जाएगा ए नंबर, कर्ता की प्रधानता होती है। इसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है तब है शब्द में वचन और विभक्ति है। तो इनमें से कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि सप्तमी विभक्ति द्वितीय वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो इनमें से आप लोगों को पहचानना है कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो 19वें का आप लोगों का डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन होगा। चलिए अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस विकल्पी का कि निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम है। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सर्वनाम है, मनुष्य एक सर्वनाम है या बचपन एक सर्वनाम है या कोई नहीं है, उपयुक्त तो सभी। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। कोई एक अनिवार्यवाचक सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है और बचपन भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम है।
तो 20वें का आप लोगों का जो सही विकल्प होगा वो सी नंबर हो जाएगा, आप लोगों का सर्वनाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के 20 बहुविकल्पी की क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। चलिए अब आते हैं खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न। यहाँ से इस प्रकार से आप लोगों के वर्णात्मक प्रश्न है, देख सकते हैं वर्णात्मक प्रश्न खंड बा। ये कितने का है? पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 6 अंक का दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब तीनों प्रश्न कहाँ हैं? तो आप लोगों के नीचे प्रश्न दिया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा, और तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इनको क्या करना है? तीनों क्वेश्चन के आंसर देना है, जो कि आप लोगों का 3 गुणे 2 यानी मतलब 6 अंक का है। अगर इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किसके द्वारा रचित है और किस पाठ से लिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। सिर्फ इतने की आप लोगों को व्याख्या करना है जितने में अंडरलाइन किया हुआ है। अब क्वेश्चन आप लोगों का पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका पहले पूरे का संदर्भ लिख देना है। उसके बाद लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा, और तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए सबसे पहले आप लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में डाल देंगे उत्तर नंबर फर्स्ट, और उसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से लिया गया है, यह उद्ग्रहित है। इसके लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इतना आप लोगों को अपने शब्दों में लिख लेना है, कोई भी ऐसी चीज़ याद करने जैसी नहीं है। तो इतने आप लोगों का ये हो गया संदर्भ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा। तो इस प्रकार आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि लेखक के अनुसार भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, अनेक जातियों और अनगिनत बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। क्या करते हैं? अनेक लोग निवास करते हैं। बाहरी तौर पर देखने वाले किसी अपरिचित व्यक्ति को यह विविधता इतनी विशाल लग सकती है, यह हो सकती है कि उसे यह एक देश के बजाय कई देशों का और एक जाति के बजाय अनेक जातियों का समूह प्रतीत हो सकता है। सिर्फ 2 लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, इतने की आप लोगों को व्याख्या करना है। लास्ट में आप लोगों का तीसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये आप लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया कि रेखांकित अंश आप लोग हेडिंग डालेंगे और उसके बाद करेंगे अंडरलाइन। फिर लिखेंगे कि लेखक के अनुसार भारत की विविधता इतनी व्यापक है कि जो व्यक्ति इसे केवल ऊपर ऊपर से देखता है और इसकी आंतरिक एकता या गहराई को नहीं समझता, उसे यह केवल अलगाववाद मतलब अलग तरीके से दिखेगी और विभिन्नता ही दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति को भारत एक राष्ट्र न लगकर अलग अलग देशों और जातियों का एक मिश्रण जान पड़ता है, क्योंकि वह यहाँ की संस्कृति और एकता को पहचानने में असमर्थ होता है। ये आप लोगों की व्याख्या हो गई। ये लेखक का दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का, भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों लेखक का है, तो ये आप लोगों का इसका हो गया। चलिए अब दूसरा इसी में अथवा में आया हुआ है। अथवा में भी आया हो तो 2 में से आप लोग किसी एक को करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 लाइन अंडरलाइन किया हुआ है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। अनेक निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ नहीं समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। इतने की व्याख्या करना है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। पहला है आप लोगों का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है। तीनों क्वेश्चन इजी हैं और चलिए इनका भी मैं आप लोगों को उत्तर बता देता हूँ। अथवा में 2 में से किसी एक को करेंगे, या तो आप फर्स्ट का कर लिए तो सेकंड का नहीं करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है संदर्भ, उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड में संकलित, क्या लिखूं। अब इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इस रचना से याद आ गया, नामक ललित निबंध से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इतना लिख देना है। इसके बाद ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हुआ। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सिर्फ इतने की व्याख्या करना है। कहाँ? हिंदी और जाएगा। तो प्रसंग जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हिंदी लिख देंगे और डॉट करके जाएगा लिख देंगे। इतना लिख देना है। उसके बाद चलिए
मैं आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से अंडरलाइन करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद लिखेंगे लेखक बख्शी जी के समय के परिवर्तनशील चक्र को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आज के प्रगतिशील और आधुनिक लेखक जिस नए साहित्य का सृजन कर रहे हैं और जिसे वे भविष्य का गौरव मान रहे हैं, समय बीतने के साथ साथ वह भी पुराना पड़ जाएगा। आने वाली नई पीढ़ी के लिए आज का यह नया साहित्य केवल साहित्य अतीत का स्मारक बनकर रह जाएगा। इसी प्रकार आज के जो युवा मतलब तरुण लेखक परिवर्तन व्यवस्था को बदलकर नया बदलाव ला रहे हैं, वो भी समय के साथ वृद्ध हो जाएंगे और अपनी पुरानी बातों को वह अतीत के गौरव को याद करके जैसे ही भावुक होंगे वैसे आज बुजुर्ग होते हैं। ये परिवर्तनशील के बारे में बताया गया था। तो यहाँ आप लोग देख लेंगे। इसके बाद प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है उसको लिख देना है। तो चलिए मैं आप लोगों को उसको भी बता देता हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है। तो प्रगति जो शीलता का अर्थ है, इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का अर्थ समय के साथ आगे बढ़ने, रूढ़ियों को छोड़कर नए विचारों मतलब एक तरह से नया विकास, युगीन अवस्थाओं को या आवश्यकताओं के अनुरूप साहित्य का निर्माण करने की भावना से ही यह वर्तमान को सुधार कर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का सूचक है। यानी मतलब नए विचारों का विकसित करना ही क्या है, प्रगतिशीलता है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कितने का, 6 अंक का है। ये तीनों क्वेश्चन है आप लोगों के। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा है कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुसरण किया है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। एक बार इसको जब आप लोग पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये किसके द्वारा लिखित है और किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो अंडरलाइन है इतनी की आप लोग को व्याख्या करना है। तो भावतो सो ही मेरो रसवान, सो तेरे कह सो स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की अधारन धरी अधार न धरूँगी, मतलब इतने का करना है। तो चलिए इसका सबसे पहले यहाँ से समझ में आ जाएगा जहाँ पर रसबान लिखा हुआ है, यानी मतलब ये रस खान द्वारा रचित है। इन शब्दों से समझ में आ जाएगा कि किसके द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले आप लोग उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। तो यहाँ पर संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत सवैया हमारे पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड में संकलित किससे लिया गया है, सवैया शीर्षक से उद्गृहित है या लिया गया है। इसके रचयिता श्री कृष्ण भक्त कवि रसखान है। यह एक प्रसिद्ध काव्य रचना या रसखान ग्रंथावली से लिया गया। किससे लिया गया, रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कितने में, जितने में रेखा खींची हुई है कि भावतो सोई मेरो रसवान, तो तेरे कह सब संग स्वांग करूँगी, तो इतने की आप लोगों को व्याख्या करना है। चलिए सबसे पहले आप लोग डालेंगे यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या और इसको करेंगे अंडरलाइन। उसके बाद लिखेंगे कि श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम्हारे कहने पर मैंने अपने प्रिय श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर लिखा हो ना कि यहाँ पर लिखा भावत सो ही मोर रसबान, सो तेरे कह सब स्वांग करूँगी। तो तेरे कहने पर मैं सभी वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद लिखेंगे मुझे कृष्ण अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उनके प्रसन्नता के लिए मैं उनके सारे स्वांग मतलब रूप धारण कर लूँगी, परंतु श्री कृष्ण के होठों पर सजी रहने वाली इस बांसुरी यानी मतलब मुरली को अपने होठों पर आधारण मतलब नहीं धरूंगी, पर कभी नहीं रखूंगी। गोपी इस मुरली को अपनी बहुत मानती हैं। अब क्यों मानती हैं, क्योंकि जब कृष्ण इसे बजाते हैं तो वे गोपियों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों की ये क्या हो गई, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन है कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुसरण करना चाहा। चलिए इस प्रकार आप लोग देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियां कृष्ण का रूप धारण करके इसके लिए वे निम्नलिखित लीलाओं का रूप अनुसरण करना चाहा।
ये आप लोगों का दूसरे का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अथवा में दिया है कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, तो इनमें से आप लोग समझ जाएंगे कि किसके द्वारा रचित है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। गद्यांश पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती, मतलब कौन कौन सी बातें नहीं बिसरती, याद रहती हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो चलिए इसका आप लोगों को इतने की व्याख्या करना है कि गोपी ग्वाल वाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ, यानी मतलब 2 ही लाइन की आप लोगों को व्याख्या करना है। तो ये सूरदास द्वारा रचित है, इतने की आप लोगों को व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग संदर्भ लिखेंगे। अगर आप लोग इस पद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये किसके द्वारा रचित है। चलिए पढ़ते हैं आप लोग एक बार कि गोपी ग्वाल वाल संग खेलत सब दिन हंसत सिजात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ। यहाँ पर एक शब्द आया सूरदास धन धन, तो यहाँ से पता चल गया है कि सूरदास द्वारा रचित है। चलिए अब इसके बाद इसको लिखना है आप लोगों का संदर्भ। सबसे पहले संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्ग्रहित है या लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। यह पद उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर से लिया गया। किससे लिया गया? सूरसागर से। तो इस प्रकार ये आप लोगों का संदर्भ हो गया। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना तो सिर्फ 2 लाइन को आप लोगों को व्याख्या करना है, पूरे की नहीं करना। तो चलिए 2 लाइन की व्याख्या आप लोगों का इसमें से ज़्यादा 50 शब्दों में आप लोगों की व्याख्या आ जाएगी। चलिए यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कि श्री कृष्ण उद्धव ने अपने मन की दशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन, वहाँ के कुंजों की घनी छाव मुझे हमेशा याद आती है। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यंत क्या सुख पाते थे। वे मुझे माखन रोटी और सजाया हुआ दही अत्यंत क्या प्रेम के साथ खिलाते थे। मैं गोपियों ग्वालों और बाल सखाओं के साथ तरह तरह के खेल खेलता था और हमारा पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन के साक्षात यदुनाथ यानी मतलब श्री कृष्ण इतना गहरा प्रेम करते थे। तो इस प्रकार से आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण को वृंदावन और गोकुल के वन उपवन, घने कुंजों की छाया, माता यशोदा और नंद बाबा का स्नेह, माखन रोटी खाने का सुख और ग्वाल वालों के साथ दिन भर हंसते खेलते समय बिताना विस्मृत नहीं होता। ये आप लोगों का तीनों के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आया हुआ है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए जो कि 5 अंक आता है। तो यहाँ पर अथवा में दिया हुआ है, 2 में से किसी एक को करना है। पहला है आप लोगों का ईसा नगरी विविध धर्मड़ा संगम स्थली, और इसके बाद दूसरे में दिया है कि अस्माका संस्कृत सदागत सीले वर्धते, यानी मतलब काफ़ी इजी आप लोगों के गद्यांश आए हुए हैं। दोनों 2 में से आप लोग किसी एक को कर देंगे, काफ़ी इजी हैं। तो चलिए इसका मैं आप लोगों को संदर्भ लिख के बता देता हूं, जो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किससे? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग लिख देंगे कि ईसा नगरी विविध धर्मड़ा संगम स्थली, यानी मतलब यह नगरी वाराणसी अनेक धर्मों की मिलन स्थली है। यहाँ आकर अनेक धर्म मिलते हैं। महात्मा बुद्ध, तो यहाँ पर लिख देना है महात्मा बुद्ध की जगह महात्मा बुद्ध, और तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास, और लिखेंगे यहाँ पर अन्य लिखा ना चाह, तो यहाँ पर लिख देंगे अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार किया है। और उसके बाद लिखेंगे ना केवल दर्शन साहित्य और धर्म का ही बल्कि कला के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे प्रचार प्रसार किए। विविध कलाओं का शिल्पों के लिए संसार में ये प्रसिद्ध है। रेशमी साड़ियाँ और देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। तो इस प्रकार ये आप लोगों का पहले का हो गया। इसके बाद दूसरा है, इसी प्रकार दूसरे का भी कर लेंगे। चलिए मैं आप लोगों को दूसरे का दिखा देता हूँ। ये दूसरे का लिखा हुआ है, किससे लिया गया है? भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार आप लोग दूसरे नंबर कर देंगे। चलिए अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का 4था नंबर के दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 6 अंक का है।
चलिए इसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काफ़ी इजी है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का अथवा में भी दिया हुआ है, देखो अब दो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता। एक दूसरा नंबर ये दिया है, ये दूसरा नंबर फर्स्ट नंबर है, तो इनका दोनों का हिंदी में अनुवाद करना है। तो काफ़ी इजी है, आप लोग कर लेंगे। चलिए मैं बता भी देता हूँ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड में संस्कृत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। माता गुरुतर भूमि मतलब माता किससे बड़ी है, तो इस प्रकार पूछ रहा, माता पृथ्वी से बड़ी है, भूमि लिखा हुआ ना, इस प्रकार आप लोग कर लेंगे, काफ़ी इजी है। इसके बाद अब दो दूरगामी सा चा सरो ना चा पंडिता, तो इसका आप लोग कर लेंगे कि पैर न होने पर भी दूर तक जाता है, बिना पढ़े हुए पंडित है। इसी प्रकार आप लोगों का पांचवा क्वेश्चन है, इसको आप लोग 80 शब्दों में लिखेंगे, 3 अंक का आता है। ये अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो यहाँ पर बहुत सारे खंडकाव्य होते हैं, जिले वाइज आप लोगों को लिखना, जो भी आप लोगों के जिले में चलता हो। इसी प्रकार आप लोग करेंगे। छठवें का ख दिया है, छठवें में भी कवियों के, उसमें लेखकों के जीवन परिचय हैं और इसमें कवियों के जीवन परिचय हैं। चलिए कुछ इस प्रकार से आप लोग जीवन परिचय लिख देंगे। सातवां है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो, 2 नंबर का आता है, तो आप लोग लिख देंगे। इसके बाद दूसरा नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। तो पहला आप लोगों का भारतीय संस्कृत मूल किम असीत, तो इनमें से 4 में से किसी 2 को देना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चारों बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। कि राजा किन सा युद्धम करो चंद्रशेखर का असीत, तो इनका भी मैं आप लोगों को उत्तर बता देता हूँ, काफ़ी इजी है। चलिए कुछ इस प्रकार से कि जैसे पूर्व राजा एक भारत वीरा आसीत और चंद्रशेखर का आसीत। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता असीत, तो इनमें से 4 में से किसी 2 को करना है, आप लोग कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो कि 200 शब्दों में लिखना है। कितने में? 200 शब्दों में लिखना है, तो आप लोग लिख देंगे। ये सारे निबंध मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसके बाद यहाँ से आता है उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन की साफ सफाई और सुविधाओं को उपलब्ध न होने, जो कि 4 अंक आता है। या अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, तो ये भी 4 नंबर का है, 2 में से किसी एक को कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को उत्तर मध्य रेल का एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन की साफ सफाई हो, उसको बता देता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। कैसे लिखेंगे आप लोग, ये स्ट्रक्चर है आप लोगों को लिखने का। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद महाप्रबंधक महोदय उत्तर मध्य रेल प्रयागराज, इतना लिख देंगे। विषय में लिख देंगे कि ट्रेन में अपर्याप्त साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के संबंध में, और लिखेंगे फिर महोदय के बाद इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है जहां पर जा रहे हैं, जिस ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन संख्या डाल सकते हैं, गाड़ी नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले की उचित जांच करवाएं तथा भविष्य के लिए साफ सफाई व्यवस्था और अन्य यात्री सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए कड़े निर्देश दिए जाएं। लास्ट में आप लोगों को लेफ्ट साइड में लिखना सा धन्यवाद या धन्यवाद लिख देंगे, सा लिख देंगे तो और अच्छी बात है। इसके बाद लिखेंगे दिनांक, जो भी दिनांक हो आप लोग दिनांक डाल देंगे। लास्ट में लिखना भवदी और अमित कुमार, जो भी आपका नाम हो, सिविल लाइंस प्रयागराज, अपने यहाँ का एड्रेस डालेंगे जहाँ से भी आप लोग हों। तो इस प्रकार से आप लोगों का पूरा प्रश्न पत्र मैंने सॉल्व करवा दिया है, जो कि ये मॉडल पेपर था। तो इसी प्रकार आप लोगों को करना है जैसे मैंने अभी सॉल्व करवाया है। तो ये आप लोगों का 25-26 का मॉडल पेपर था। ऐसे ही मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करिए 2027 के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।